हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको कारक। कारक किसे कहते हैं? एक वाक्य में क्रिया का अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और इसी संबंध को जानने के लिए जो भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हिंदी में विभक्ति या परसक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। पहले जानेंगे कर्ता कारक। पहले जानेंगे वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म किसे कौन सा होता है। अनुराग पत्र पढ़ रहा है। पढ़ रहा है यहाँ पे क्रिया है, अनुराग कर्ता है, पत्र यहाँ पे कर्म है। अच्छा, इसको कैसे जानेंगे? कर्म कौन सा है, कर्ता कौन सा है, कैसे जानेंगे? देखिए, एक वाक्य में क्रिया को पकड़ लो। पढ़ रहा है क्रिया। क्रिया से अगर सवाल पूछा जाए कौन और किसने, तो कर्ता मिलता है। पढ़ रहा है क्रिया है, उसे सवाल पूछो कौन पढ़ रहा है ना, अनुराग पढ़ रहा है, तो अनुराग करता है। क्रिया से कौन और किसने प्रश्न करने से कर्ता मिलता है। देखो, मोहन ने रोहन को बुलाया। बुलाया क्रिया है। कौन बुलाया? मोहन ने बुलाया। मोहन यहाँ क्रिया करता है। कर्ता के पास देखो ने चिन्ह यहाँ है, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने और शून्य परसक होता है, से भी होता है। अमन ने सबका आदर किया। आदर किया क्रिया है। कौन किया ना, अमन ने किया, अमन करता है। कर्ता के पास ने और से अगर रहेगा, आप देखेंगे तो वो कर्ता कारक हो जाएगा। देखो, मीना गीत गाएगी। यहाँ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, ने और से कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर परीक्षा में ऐसा वाक्य जब आए और सवाल पूछा जाए कि यहाँ कौन सा कारक है, तो अब तो देखेंगे कि ने से कुछ भी नहीं है, करता है, और ने से कुछ भी यहाँ पर परसक चिन्ह नहीं है, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। यहाँ परसक क्या लिखेंगे ना, शून्य परसक है। शून्य परसक जो होता है वो अदृश्य रहता है, उसका कोई चिन्ह नहीं रहता। और एक उदाहरण देखिए, बहू रोटी बना रही है। बहू, यहाँ पे भी कोई कारक चिन्ह नहीं है, ने से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी कर्ता कारक होगा और शून्य परसक होगा। अगर पूछेगा सवाल कि यहाँ पे परसक क्या है ना, शून्य परसक है। तो कर्ता कारक में ने का उदाहरण जो है सब है, मोहन ने रोहन को बुलाया, अमन ने सबका आदर किया, ये था ने का उदाहरण। और से जो परसक चिन्ह है उसका उदाहरण देखिए, उसका उदाहरण देती हूँ। उसने खाना खाया। उसने, यहाँ पे ने लगा हुआ है। राघव, अंजना ने खाने से पहले पानी पिया। यहाँ पे भी ने लगा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा कर्ता कारक। राघव से मिलकर अच्छा लगा। अंजना ने खाने से पहले पानी पिया। राघव से यहाँ है से, अंजना ने खाने से यहाँ है से, ये भी हो जाएगा कर्ता कारक। और से यहाँ परसक चिन्ह है, राघव से और खाने से, ये यहाँ पे सब ने और से का उदाहरण हो दे दी। और शून्य परसक का भी उदाहरण मैं यहाँ पे दे दी, बहू रोटी बना रही है। और एक देखो, कर्ता कारक में से परसक चिन्ह कहाँ पे लगता है ना, भाववाच्य जो होता है, भाववाच्य और कर्मवाच्य, वहाँ पे भी से का प्रयोग होता है। भाववाच्य, कर्मवाच्य और एक वाच्य का वीडियो अलग से है, आप लोग उसको देख लेंगे। फिर भी यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में वो बता रही हूँ। मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। मिठाई हलवाई से बनाई गई, ये कर्मवाच्य है। जिस वाक्य में कर्ता को प्राधान्य दिए जाए वो कर्तृवाच्य है, और जिस वाक्य में कर्म को प्राधान्य दिया जाए वो कर्मवाच्य है, और जिस वाक्य में कर्ता कर्म दोनों किसी को भी प्राधान्य नहीं दिया जाए वो भाववाच्य है। भाववाच्य में
भाव को प्राधान्य दिया जाता है। और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। यहाँ पे देखो कोई भी कर्म नहीं है, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है। तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा और भाववाच्य होगा, और जहाँ पे जाना सहायक क्रिया लगा होगा वो भाववाच्य होगा। मतलब चला यहाँ पे क्रिया है, उसका सहायक क्रिया है नहीं जाता, चला नहीं जाता, ऐसे जाता रहेगा अंतिम में, वाक्य के अंतिम में ऐसे जाता क्रिया रहेगा तो हो जाएगा भाववाच्य। तो भाववाच्य में और कर्मवाच्य में हमेशा से लगा रहता है। तो यहाँ पे ऐसा जब उदाहरण रहेगा, मिठाई हलवाई से बनाई गई, तो तुरंत कर्ता के तुरंत बाद से अगर लगा होगा वो हो जाएगा कर्ता कारक। तो फिर अभी पढ़ेंगे कर्म कारक। तो कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, मतलब एक वाक्य में क्रिया का जिस पर फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। देखो, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया, पढ़ाया क्रिया है, क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है ना, इतिहास पढ़ाया। और एक उदाहरण देखो, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, पिलाया यहाँ क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, दूध को पिया गया, बच्चे ने दूध पिया, तो दूध यहाँ पे कर्म है। और बच्चे भी यहाँ पे कर्म होगा। इस वाक्य में दो कर्म हैं, बच्चे और दूध दो ही कर्म हैं। देखो, पिलाया क्रिया है, अगर क्रिया से सवाल किया जाए क्या और किसको, तो कर्म मिलता है। क्या पिलाया, दूध पिलाया, किसको पिलाया, बच्चे को पिलाया, तो बच्चे और दूध यहाँ दोनों कर्म हैं। तो कर्म के पास अगर को चिन्ह होता है तो वो कर्म कारक होता है। कर्म कारक के चिन्ह होते हैं को और शून्य प्रसर्ग यहाँ पे भी होता है। मैंने एक कलम खरीदी, यहाँ कलम कर्म है, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रसर्ग चिन्ह नहीं है, को नहीं है, फिर भी यहाँ पे प्रसर्ग चिन्ह अदृश्य है, यानी शून्य प्रसर्ग होगा। ऐसा भी अगर वाक्य इम्तिहान में है, मैंने एक कलम खरीदी, यहाँ पे कर्म कारक का चिन्ह क्या है, तो को तो नहीं है, लेकिन शून्य प्रसर्ग आप लोग लिखेंगे, ये कर्म कारक होगा। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया, मैंने एक कलम खरीदी, ये सारे सब कर्म कारक में ही जाएंगे। कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्म के तुरंत ही बाद को अगर प्रसर्ग चिन्ह हो तो वो कर्म कारक में आता है। यहाँ पे बच्चे प्राणीवाचक कर्म है और दूध अप्राणीवाचक कर्म है। इसे भी आप जानिए, जानना सब कुछ अच्छा है, ये भी आगे को पढ़ेंगे आप लोग। अच्छा, ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि कारक में हमेशा एक ही वाक्य में कर्ता कारक कि एक ही वाक्य में कर्म कारक, ऐसा नहीं होता है। एक एक वाक्य में दो कारक भी बहुत सारे, एक से अधिक कारक भी होते हैं। ने भी लगा होता है, से भी लगा होता है, जहाँ पे तुरंत जैसे यहाँ माँ ने आपके इस परीक्षा में अगर ऐसा सवाल आए कि माँ ने रेखांकित कर देगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि ये कौन सा कारक है, तो आप लिखेंगे कि कर्ता कारक है। कर्ता के पास ने चिन्ह है, ये कर्ता कारक है। और बच्चे को नीचे अगर अंडरलाइन किया गया है और प्रश्न पूछे तो ये कौन सा कारक है, ये हो जाएगा कर्म कारक। तो आप लोग प्रसर्ग चिन्ह देख के ही उत्तर देना। परीक्षा में कैसा आता है सवाल, एक वाक्य देंगे, उसमें पूछेंगे कि करण कारक कौन सा है, कर्म कारक कौन सा है, लिखो, वैसा लिखोगे। और फिर पूछेंगे कि कर्म कारक का चिन्ह के नीचे कोई भी कारक के नीचे रेखांकित कर देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा कारक है। तो ऐसे ही जैसे पूछेंगे वैसे ही उत्तर देना। चलो पढ़ते हैं करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया होने का साधन और कारण। एक वाक्य में क्रिया जिसके द्वारा साधन होती है और क्रिया होने का जो कारण रहता है वो करण कारक होता है। करण कारक का चिन्ह होता है से और के द्वारा। जहाँ पे वाक्य में आप तो देखेंगे से और के द्वारा हो और क्रिया ठीक से वाक्य पढ़ेंगे कि क्रिया किसके द्वारा साधन हो रही है, किसके कारण हो रही है, तो आप उसी को वही भाव लेके लिखेंगे कि करण कारक। देखो उदाहरण में देती हूँ,
हरीश ने तुलिका से तस्वीर बनाई। तस्वीर जो बनाई किससे बनाई? तुलिका से बनाई। तो यहाँ जो तस्वीर बनाने की क्रिया हो रही है उसका साधन कौन है? तुलिका है। तुलिका से तस्वीर बनी। तो यहाँ पे से भी प्रश्नक चिन्ह है और कार्य साधन होने का जरिया भी है, तो ये करण कारक हो जाएगा। सोनू बुखार से पीड़ित है। देखो बुखार पीड़ित है, किसके कारण पीड़ित है? बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पीड़ित होने का कारण बुखार है। यहाँ पे से प्रश्नक चिन्ह है, ये भी करण कारक होगा। मैं चाकू से आम काटता हूँ। आम कट्टी किससे? ये कार्य साधन हुआ किससे? न चाकू से। तो ये भी करण कारक हो जाएगा। देखो लाठी के द्वारा सांप मारा गया। के द्वारा का से का उदाहरण मैं दे दी, फिर देखो के द्वारा। से और के द्वारा दोनों का मतलब वाक्य में एक ही आता है। जहाँ पे से और के द्वारा लिखा हो वो करण कारक ही होगा। लाठी के द्वारा सांप मारा गया, के द्वारा है, ये भी करण कारक होगा। संप्रदान कारक क्या होता है? देखो कर्ता जिसके हित के लिए क्रिया करता है वो संप्रदान कारक होता है। जिसके हित के लिए या जिसके उद्देश्य के लिए होता है कार्य, वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को और के लिए। उदाहरण देखो, तुम गरीब को अन्न दो। अन्न किसको दिया जाएगा? किसके उद्देश्य में? गरीबों के लिए, गरीबों के हित के लिए एक कार्य हो रही है। तुम गरीबों को अन्न दो। गरीबों को यहाँ अब संप्रदान कारक है। मैंने भिखारी को कम्बल दिया। भिखारी के हित के लिए कम्बल दिया जा रहा है और भिखारी के उद्देश्य के लिए हो रहा है, तो भिखारी को संप्रदान कारक। मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। अपने हित के लिए जूते खरीदा जा रहा है, अपने लिए, ये हो जाएगा संप्रदान कारक। और एक उदाहरण देखो, मोहन पढ़ने शहर जाता है। के लिए भी अगर यहाँ लिखा जाए तो भी सही है, और के लिए भी अगर ना लिखा जाए तो ये वाक्य सही है। मोहन पढ़ने शहर जाता है, तो पढ़ने के लिए ही शहर जाता है, इसका भावार्थ निकलता है, ये भी होगा संप्रदान कारक। पिताजी ने बहू के लिए एक अंगूठी खरीदी। पिताजी ने बहू के उद्देश्य में अंगूठी खरीदी, बहू के हित के लिए अंगूठी खरीदी, तो ये भी संप्रदान कारक हो जाएगा। नमस्कार, सलामी, आदर, धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाई, प्यार, श्रद्धांजलि आदि शब्दों के योग से भी संप्रदान कारक होता है। इसका उदाहरण देख के मैं आपको बता रही हूँ। देखो, गुरुजी को नमस्कार, जन्म दिवस पर आपको शुभकामनाएं। जिस वाक्य में ऐसा सब नमस्कार, सलामी, आदर, धन्यवाद, श्रद्धांजलि, शुभकामनाएं, बधाई ऐसा है तो वो संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक क्या होता है? क्रिया का जिससे अलग होने का भाव हो या तुलना का भी बोध हो, वो अपादान कारक होता है। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध हो, वो भी अपादान कारक। देखिए उदाहरण देने से ही आपको पता चलेगा। विजय अजय से मोटा है। यहाँ तुलना हो रही है विजय और अजय के बीच में। विजय अजय से मोटा है। अपादान कारक का भी कारक चिन्ह है से, ठीक है। और पेड़ से पत्ता गिरा। देखो पेड़ से पत्ता अलग हुआ, पेड़ में था, नीचे गिर गया, अलग हुआ, अलग होने का बोध हो रहा है, ये हो जाएगा अपादान कारक। श्रिया साइकिल से गिर गई। श्रिया साइकिल में थी, साइकिल से गिर गई। एक वस्तु से व्यक्ति नीचे अलग स्थान को स्थानांतरित हुआ, गिर गया, अलग हुआ, ये भी हो जाएगा अपादान कारक। चिंकी अभी जयपुर से आई। जयपुर में थी, जयपुर से आई, तो जयपुर से अलग हुई, दूर हुई, वो भी अपादान कारक। अपादान कारक और करण कारक में सामंजस्य है, दोनों में से का चिन्ह होता है। वो तो ध्यान से देखना कि कौन सा भावार्थ निकलता है। कार्य साधन हो, जैसे कि श्रिया साइकिल से ये गिर गई, ये एक अलग होने का बोध होता है, से यहाँ लगा है, ये हो जाएगा अपादान कारक। देखो और एक श्रिया साइकिल से स्कूल गई। देखो श्रिया साइकिल से स्कूल गई, यहाँ करण कारक होगा। यहाँ जो से प्रश्नक चिन्ह है करण कारक, मतलब वो साइकिल से जो क्रिया स्कूल गई, जो क्रिया हुआ उसका साधन है साइकिल, साइकिल से गई, ये करण कारक होगा। तो वाक्य देखना उसका
कैसा बोध होता है, भावार्थ क्या निकलता है, उसे उत्तर देना। श्रिया साइकिल से गिर गई, अपादान कारक। श्रिया साइकिल से स्कूल गई, ये करण कारक। ठीक है। संबंध कारक। संबंध कारक वो होता है, संज्ञाओं के बीच जहाँ संपर्क होता है वो संबंध कारक होता है। संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। उसका उदाहरण देखो, मोहन का घर कटक में है। मोहन यहाँ संज्ञा है। मोहन का घर, मोहन अब उसका अपना घर, संबंध है घर के साथ, मोहन का घर है। राधा के पिता मोटे हैं, राधा के पिता मोटे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ देखो सब संज्ञा का संबंध है। इसकी लाठी, लाठी उसकी, राधा के पिता, मोहन का घर। जहाँ संबंध होता है संज्ञा का, वहाँ संबंध कारक होता है। और संबंध कारक का चिन्ह तो मैंने बता दिया। का, की, के जो होता है वो ऐसा उसका उदाहरण दे दी हूँ मैं। और रा, री, रे का दे रही हूँ। देखिए, मेरा नाम मशहूर है। मेरा नाम। रा, हमारी गली में कुत्ते घूमते हैं। री, मेरे घर में गाड़ी है। रा, री, रे, यहाँ पे देखो लगा है रा, री, रे और ना, नी, ने, ये 6 परसक चिन्ह सर्वनाम के बाद ही लगते हैं, सर्वनाम में ही वो आते हैं। और देखो ना, नी, ने का उदाहरण दे रही हूँ। देखिए, अपना काम ठीक से कीजिए, अपनी बहन से पूछो, अपने परिवार से मिलो। ये सब ना, नी, ने और रा, री, रे सर्वनाम में ही, सर्वनाम के बाद ही आते हैं। ये हो गया संबंध कारक। ऐसा वाक्य जहाँ भी है आप देख लेंगे, आपको आसानी हो जाएगा उत्तर देने में। ये संबंध कारक है। अब पढ़ते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के परसक चिन्ह होते हैं में और पर। वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय या समय जिस पद से व्यक्त होता है वो अधिकरण कारक होता है। यानी क्रिया के होने का स्थान या समय का बोध हो, वो अधिकरण कारक होता है। देखो उदाहरण देती हूँ। शेर जंगल में रहता है। यहाँ शेर का आश्रय स्थली क्या है? जंगल। जंगल में रहता है, यहाँ आश्रय का बोध हो रहा है, ये अधिकरण कारक होगा। में तो लगा है, में और पर रहेगा, वो अधिकरण कारक ही होगा। गाड़ी 10 मिनट में पहुँचेगी। यहाँ देखो, और एक देखो अधिकरण कारक और कहाँ कहाँ होगा, जहाँ समय का भी बोध हो और तुलना भी की जाए और मूल्य का भी बोध हो, आधार का, आश्रय, ये सब का बोध हो, अधिकरण कारक होगा। मेज पर किताब रखा हुआ है। मेज पर किताब का आधार क्या है ना, मेज, आधार का बोध हो रहा है। मेज पर किताब रखा हुआ है, ये अधिकरण कारक। देखिए, गाड़ी 10 मिनट में पहुंचेगी, ये समय का बोध हो रहा है। फूलों में गुलाब सुंदर होता है, यहाँ तुलना का बोध हो रहा है। सारी गुलाब, जितने भी फूल हैं उसमें गुलाब का फूल सुंदर है, सारे फूल से गुलाब का तुलना किया जा रहा है। फूलों में गुलाब सुंदर होता है। मैं यहाँ है, यहाँ भी मैं है। देखो अब मूल्य का बोध का उदाहरण दे रही हूँ। अब आलू प्रति किलो 20 रुपये में मिलता है, यहाँ भी मैं है, ये मूल्य का बोध हो रहा है, ये अधिकरण कारक होगा। और भी उदाहरण दे रही हूँ। देखो जितना उदाहरण देखोगे उतना अच्छे से समझ जाओगे। पेड़ पर बंदर बैठा है, सही समय पर काम शुरू करो, मुझ पर भरोसा रखो, जीवों पर दया करो। और जहाँ पे प्रतिक्रिया प्रकट होती है वहाँ पे भी अधिकरण होता है। देखो, जीवों पर दया करो, दया किया जा रहा है, प्रतिक्रिया प्रकट हो रहा है। मुझ पर भरोसा करो, वो भी प्रतिक्रिया प्रकट हो रहा है, वो भी हो जाएगा अधिकरण कारक। चलो फिर पढ़ते हैं आखिरी कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है ना, किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है। किसी को बुलाने, पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध हो, वो संबोधन कारक होता है। किसी को बुलाया जाए कि पुकारा जाए और किसी को सावधान भी किया जाए, संबोधित किया जाए, ऐसा अगर भाव होगा वाक्य में
तो वो संबोधन कारक होगा। देखो उदाहरण, हे भगवान मेरी मदद करो। भगवान को यहाँ पुकारा जा रहा है, ये हो जाएगा संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे और अरे। अरे बच्चों इधर आओ, यहाँ संबोधित किया जा रहा है। अरे उधर एक सांप है, मत जाओ, ये सावधान किया जा रहा है। ऐसा भाव जब प्रकट हो तो ये हो जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक में कारक चिन्ह हमेशा कारक के पहले आते हैं, और सारे जितने भी सारे कारक हैं संबोधन कारक को छोड़ के और भी 7 कारक जो हैं उसमें सब कारक चिन्ह कारक के बाद आते हैं, लेकिन इसका जो चिन्ह है देखो अरे, सब पहले आता है। इसमें प्रश्नक चिन्ह पहले आता है, फिर बाद में कारक आता है। अरे बच्चों, ये हो गया कारक, ये हो गया कारक चिन्ह। देखिए ये कारक जो चैप्टर है बहुत ही बड़ा चैप्टर है। आप तो होप करती हूँ आप इसको समझ तो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ ना भी समझे हो, कुछ भी डाउट हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देंगे, सवाल पूछेंगे, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। और पूरा इतना बड़ा चैप्टर जो कारक है उसका मैं एक टेबल भी की हूँ शॉर्टकट में। इस टेबल को देखो, आप याद कर लो और इसका स्क्रीनशॉट भी रख लो। इसको देखो तो पूरा कारक चैप्टर ही समझ है। इसको शॉर्टकट में मैं सब लिखी हूँ। कर्ता, क्रिया को करने या कराने वाला, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, और सब प्रश्नक चिन्ह भी इसका लिख दी हूँ। करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब इसका प्रश्नक चिन्ह है। इसको देख लेना, याद रख लेना। और ऐसा नहीं है जो एक बार वीडियो देख लेने से कि एक बार पढ़ लेने से याद रह जाएगा। बार बार जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी रिवीजन करेंगे, उतना ही हर चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, इतने आज के लिए इतना ही।